कि हमारे जो कुल लागत है और कुल लाभ है वो क्या होते हैं, बताओ, इक्वल होते हैं। होते अगर हैं। हमारी टोटल अगर रेवेन्यू हमारी में, टोटल, बेटा आप ना माइक मत ऑन करो, ठीक है? ये अगर आप में से कोई माइक ऑन करता है ना तब ये डबल आवाज आ रही है। माइक प्लीज ऑफ रखना सब। तो होता क्या है इसमें कि जब ब्रेक इवन पॉइंट है वो पॉइंट जहां पर हमारी टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। मैंने कल भी बताया था कि अगर हमें प्रॉफिट निकालना हो, प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लाभ हमारे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। ये फॉर्मूला है, देखो स्क्रीन पर है ये प्रॉफिट का फॉर्मूला है। स्क्रीन तो दिख रही होगी ना सबको? माइक ऑफ मत करना प्लीज, सॉरी माइक ऑन मत करना, ऑफ ही रखो इसको। तो आप चैट में बोल दिया करो, ठीक है? मैं चैट देख लूंगी, चैट में लिख दिया करो आप। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रॉफिट है, मैंने कल बताया था कि हम प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हम टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इन दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट है। टोटल रेवेन्यू में से अगर हम टोटल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट है। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ब्रेक अगर आपको डिफाइन करना है 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। एक फर्स्ट क्वेश्चन आता है, उसमें सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं करने, मतलब मर्जी है वो आपकी करने या नहीं करने, पर वो 2 मार्क्स का होता है। 2 मार्क्स के उसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं, वो 14 या 16 नंबर आपका बन जाएगा क्वेश्चन पूरा। तो उसमें क्या है कि टोटल ब्रेक इवन पॉइंट में क्या है कि आपकी टोटल रेवेन्यू और आपकी टोटल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर होंगी। अब कॉमन सेंस की बात है, अगर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू एक दूसरे के बराबर है तो प्रॉफिट क्या है उस पॉइंट पे, हमारे प्रॉफिट है वहां पर 0। ठीक है? क्योंकि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। इन दोनों का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा ना उतने हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होंगे, हमारा जो लाभ है उतना ही ज्यादा अधिकतम होगा। अगर कुल लागत और कुल आय का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो ज्यादा होगा। बट अगर कुल आय और कुल लागत दोनों ही बराबर हो जाए तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु। ठीक है? और वहां पर प्रॉफिट कैसे होंगे, जब टीआर और टीसी दोनों इक्वल है तो वहां पर प्रॉफिट आपके 0 हो जाएंगे। इसको ना हम ग्राफ से समझेंगे। ये ग्राफ है, देखो, ये इन्होंने एक ले रखा है टोटल रेवेन्यू कर्व, ये डार्क ब्लू लाइन है जो, ये टोटल रेवेन्यू कर्व है। एक सेकंड बना के दिखा देती हूँ आपको। देखो, ग्राफ बनाना है आपने ऐसे, क्योंकि आपको प्रॉफिट दिखाने हैं तो आप इसको थोड़ा ओ एक्सिस, इसको ऐसे बनाओगे। ये थोड़ा टेढ़ा चला गया, प्लीज मतलब देख लेना। मैं यहाँ पे लूंगी आउटपुट क्यू एक्स पे। मैंने कल भी बोला था कि जब भी ग्राफ बनाते हो तो लिखना है कि ओ एक्सिस पे क्या लिया है, ओ वाई एक्सिस पे क्या लिया है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ रेवेन्यू और ओब्लिक में कॉस्ट। ठीक है? आर सी, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, और हम ले सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट, क्योंकि हम इन सबका रिलेशनशिप आपस में दिखाएंगे। तो आपने ब्रेक इवन पॉइंट है वो समझाना है एक एग्जामिनर को। मान लो अगर आपके पास आ जाता है, सबसे पहले तो आपने बताना है कि हम प्रॉफिट है उसको निकालते कैसे हैं। टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू, इनका डिफरेंस जो है प्रॉफिट, इनका डिफरेंस प्रॉफिट होता है। जितना ज्यादा डिफरेंस, मतलब डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतने ही हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होंगे। फिर आता है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, जहां पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर होते हैं और आपके प्रॉफिट 0 होते हैं। अब मैं आपको ग्राफ बनाकर दिखाती हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या है कि अगर आपका प्रोडक्शन 0 है तो आपकी सेल भी 0 होगी। जैसे ही आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो और प्रोडक्शन बढ़ाकर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया उसको मार्केट में लेकर आते हो तो क्या होता है, आपकी रेवेन्यू धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है? तो आपका टोटल रेवेन्यू कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होगा ऐसे और ऐसे सीधा जाएगा। ये है आपका टीआर कर्व। ठीक है? ये आपका टीआर कर्व है। अब हमने तो ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस दिखाना है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, टोटल रेवेन्यू कर्व भी चाहिए और टोटल कॉस्ट कर्व भी चाहिए। टोटल कॉस्ट कर्व कैसा होता है मैंने कल बताया था आपको। ठीक है? टोटल कॉस्ट कर्व कैसा, वो ग्राफ मतलब वक्र है जो, उसकी उसका आपको स्लोप पता होना चाहिए कि वो बनता कैसे है। तो टोटल कॉस्ट कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट में टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही शामिल है। और फिक्स कॉस्ट क्या होती है हमारी, फिक्स ही रहती है, वो कभी 0 नहीं होती। अगर आपको शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन करना है, अगर आपने 10 रुपए मतलब खर्च करने हैं
अपने प्रोडक्शन में, तो वो 10 10 10 वो शॉर्ट रन में फिक्स ही रहेगा। बंधे हुए फिक्स कॉस्ट कौन सी है, जो बंधे हुए फैक्टर पर आएगी, फिक्स फैक्टर पर जो आपको उठानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये टोटल कॉस्ट कब आपका बनेगा, ऐसे, ये इसको आप ऐसे लेके जाओगे, ये है आपका टोटल कॉस्ट कर्व। ग्राफ बनाना सीख लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें देख के बताओ ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ है, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू किन पॉइंट्स पर इक्वल है, बताना जरा। टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू, मान लो ये पॉइंट ए है और ये है पॉइंट बी, ठीक है। अब यहां पर देखो, सबसे पहले देखो जब हम इसकी बात करते हैं इस पॉइंट पर, यहां पर ए पॉइंट से पहले, ए पॉइंट से पहले क्या है, आपकी टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से ज्यादा है, समझ रहे हो। जब आपकी कॉस्ट रेवेन्यू से ज्यादा होगी तो यहां पर क्या होगा, एक फर्म को, यहां पर एक फर्म अभी लॉस में है। जब आपकी कॉस्ट रेवेन्यू से ज्यादा होती है तो फर्म किस उसमें होती है, पोजीशन में, लॉस में है, ठीक है। यहाँ पर ए पॉइंट से पहले यहाँ पर तो लॉस में है फर्म, फिर इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है ना, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। और ऐसे ही ये वाला जो पॉइंट है जहां पर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू ने एक दूसरे को कट किया, यहाँ पर कट करते ही क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए, ठीक है। इस पॉइंट पर, एक सेकेंड में दूसरा यूज कर लेती हूँ कलर, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जहां पर एक दूसरे को इन्होंने कट किया, ये आपके दोनों ब्रेक इवन पॉइंट हैं। इनको आप समझ सकते हो, मतलब ग्राफ बनाकर आप एग्जामिनर को दिखा सकते हो अगर ये क्वेश्चन आता है। देखो इंपॉर्टेंट तो है ये आएगा लास्ट यूनिट में से, दो क्वेश्चन बनेंगे, एक तो कॉस्ट वाला बनेगा और एक ब्रेक इवन पॉइंट वाला बनेगा, ठीक है। कॉस्ट में भी वो शॉर्ट रन कॉस्ट की बात करेंगे, रिलेशनशिप पूछेंगे कि शॉर्ट रन कॉस्ट में एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, इनके बीच में रिलेशनशिप कैसे पाया जाता है, क्या होता है, ये आपको बताना पड़ेगा उनको ग्राफ बना के। तो इस पॉइंट पर ये रेड वाले जो दो पॉइंट है, ये है आपके ब्रेक इवन पॉइंट। इन पॉइंट्स पे देखो, इस रेड पॉइंट से जो इनिशियल पॉइंट है ये, एक सेकेंड, यहाँ ये जो एरिया है ये लॉस का एरिया है, क्योंकि यहाँ पे आपका टीसी वक्र टीआर वक्र से ऊपर है, आपकी कॉस्ट ज्यादा है आपकी रेवेन्यू से, तो यहाँ एक फर्म लॉस में है, ठीक है। ये हम साथ में क्या करेंगे, प्रॉफिट ग्राफ, जो प्रॉफिट का डायग्राम है ना वो भी बनाएंगे। और एक है आपका ये, इन दोनों पॉइंट्स के आगे, इस पॉइंट्स के पीछे और इस पॉइंट के आगे, दोनों ही सिचुएशन में फर्म को लॉस हो रहा है। अब ये देखो, आप इस पॉइंट से ऊपर देखो, यहाँ पर, यहाँ इस हिस्से में भी क्या है, यहाँ पर भी टीसी कब टीआर से ऊपर है, तो यहाँ भी लॉस है फर्म को, ठीक है। अब फर्म प्रोडक्शन कहाँ करेगी, फर्म प्रोडक्शन करती है वहां पर जहां पर उसके प्रॉफिट मैक्सिमाइज होते हैं, ठीक है। टीआर और टीसी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, जैसे मैंने पहले बताया था कि टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू, कुल लागत और कुल आय का अंतर जितना अधिक होगा उतने ही हमारे लाभ अधिकतम होंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। और अंतर अधिक कहाँ है, यहाँ पर देखो इन दोनों का डिफरेंस, ये और ये कितना डिफरेंस है, देखो बीच में गैप है ना अच्छा खासा, ये जो डिफरेंस है ना, ये वाला, इन दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है, ये आपका प्रॉफिट है। यहां पर एक फर्म को प्रॉफिट मिलेगा, और कितना प्रॉफिट मिलेगा, एक सेकेंड मैं रेजर के साथ देखती हूँ इसको, हाँ जी, एक, ये देखो प्रॉफिट कितना है, ये वाला जो पार्ट है, ये ये फिर से खराब हो गया मेरे से, एक तो ग्राफ बनाने में भी, आपको बनाकर दिखाने में भी टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। तो ये जो है ना बीच का ये हिस्सा, टीआर और टीसी का डिफरेंस, ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। अब हम प्रॉफिट ग्राफ बनाएंगे, इसके कोरोस्पोंडेंसी प्रॉफिट का वो डायग्राम बनाएंगे। तो ये कैसे स्टार्ट होगा आपका प्रॉफिट, देखो पहले तो ये यहाँ पर जीरो है ना जब प्रॉफिट, तो आप इसको यहाँ पे जीरो टच करोगे जब, जहां पर ब्रेक इवन पॉइंट आएगा ना, क्योंकि टीआर इज इक्वल टू टीसी, यानी आपके प्रॉफिट जीरो है। जब वो मैक्सिमम है, टीआर और टीसी का डिफरेंस मैक्सिमम है, तब आप क्या करोगे, प्रॉफिट को मैक्सिमम कर दोगे, एक सेकेंड, ऐसे, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, इसको फिर से जीरो करके
नेगेटिव कर दोगे। ये है आपका प्रॉफिट कर्व। समझ में आया? ये आपका प्रॉफिट कर्व है। एक सेकेंड, एक तो ये मेरे को ढंग से चलाना भी नहीं आता। ये ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। ये है भैया आपका ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। एक बार दोबारा से मैं बना के दिखा देती हूँ कैसे बनेगा ग्राफ। इसको प्लीज बना के देखा करो इनको। सबसे पहले टोटल रेवेन्यू कर्व लेना है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ये है टोटल रेवेन्यू। फिर टोटल कॉस्ट कर्व लेना है जो कि ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कॉस्ट शामिल है। तो ऐसे करके आप ये ऐसे, ये है आपका टीसी कर्व। ब्रेक इवन पॉइंट कहां पर है? जहां पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, दोनों बराबर हैं, ये वाला। ये है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अब हमने तो क्या दिखाना है? प्रॉफिट दिखाना है, मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दिखाना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ है? जहां पर इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा है। डिफरेंस है ये। ठीक है, यहां से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे। डिफरेंस कितना है? आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो बीच में। मान लो ये आर एस जैसे दे रखा है ग्राफ में, आर एस, ये इतना डिफरेंस है। ठीक है, अब आपको ड्रॉ करना है प्रॉफिट का ग्राफ। प्रॉफिट कहाँ से शुरू करोगे? नीचे से शुरू करोगे। ठीक है, जहां पर ब्रेक इवन पॉइंट है वहां पर तो आप प्रॉफिट को जीरो दिखाओगे। ये हो गए आपके प्रॉफिट जीरो। जहां पर मैक्सिमम है वहां पर क्या करोगे? मैक्सिमम कर दोगे ऐसे करके। मैक्सिमम के बाद फिर इसको ब्रेक इवन पॉइंट पे लगा लाकर फिर से जीरो करोगे और उसके बाद आप नेगेटिव कर दोगे। ये आपका ग्राफ बन गया। समझ में आया यहाँ तक? हाँ जी, किसी यस को कुछ मैम। पूछना हो? समझ में आया कैसे बनेगा? देखो मैंने अभी रफ सा बनाया है क्योंकि मेरे से ये जो पेन है ना इसमें दे रखा है वो मेरे से चल नहीं रहा। मेरी प्रैक्टिस नहीं है यहाँ पर बनाने की। बट अगर आप अपने हाथों से इसको पेन पेज लेकर बनाओगे ना तो आपसे बन जाएगा अच्छा खासा ही। ठीक है, तो ये देखो ये ग्राफ में पता चल रहा है कि जब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट ए पॉइंट पर, एक सेकेंड, ए पॉइंट हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ पर भी बी पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर टी सी इज इक्वल टू टी आर है। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है हमारा ये आर एस। इतना प्रॉफिट हुआ है एक फर्म को अपनी सेल को बेचकर। ठीक है, ठीक है, इतना ये फर्म हुआ है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे पता चलेगा? टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस, और ये जितना ज्यादा होगा। ये हमारा प्रॉफिट कब है? जब ब्रेक इवन पॉइंट आता है तब हमारे प्रॉफिट जीरो होते हैं। देखो इस पॉइंट पर जीरो है, ये जीरो का स्केल है यहाँ से यहाँ तक, तो प्रॉफिट जीरो है। यहाँ पर मैक्सिमम है, फिर उसके बाद फिर से जीरो होंगे और एंड में नेगेटिव हो जाएंगे क्योंकि आपकी टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से बढ़ती जाएगी, और जितनी ज्यादा कॉस्ट बढ़ेगी ना उतना ज्यादा फर्म को लॉस होगा। ये है आपका ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ये बहुत इजी है, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब आप यस मैम। हाँ जी, किसी को पूछना है कुछ? यस मैम। हाँ जी पूछिए। ग्रुप में जो M1 के M नहीं है मैम, उसके ऊपर C रख रहा है, उसका क्या है मैम? ये एम पॉइंट है जो, यस मैम। ये यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। ये देखो प्रॉफिट कर्व, ये ऐसे उठा है ना, ये मैक्सिमम हुआ है यहाँ पर सी पॉइंट पर, देख रहे हो? यस ये मैम। ऐसे उठा है ना, चोटी सी बनी हुई है इसकी माउंटेन सा, तो ये यहाँ पर मैक्सिमम हुए हैं प्रॉफिट। तो एम पॉइंट पर आपके प्रॉफिट, अगर आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो आपका आउटपुट बड़ा है, आउटपुट इंक्रीज हुआ है ना आपका, तभी आप प्रॉफिट कमा पाए हो, सेल्स आपकी इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो एम पॉइंट पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, एम टू पे प्रॉफिट जीरो है, यहाँ पर जीरो है। और इसके बाद जो है आपके लाभ ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ऊपर की तरफ देखो आपकी टीसी टीआर से ज्यादा है, कॉस्ट बढ़ रही है, रेवेन्यू कम है, इस वजह से प्रॉफिट नेगेटिव है। ठीक है, यस मैम। समझ में आया यहाँ तक? फिर इसके मतलब यूज बता रखे हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट क्यों हम यूज करते हैं। यही मतलब ये डिसाइड करने के लिए कि हमें सेल्स कितनी रखनी चाहिए। ठीक है, एक मतलब हमारी रिक्वायर्ड सेल्स कितनी होंगी, कहाँ हम कितना सेल करें कि हमें हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, ये हमें ब्रेक इवन पॉइंट से पता चलता है। अच्छा ये बताओ यार, इसमें हमें पता चला है कि हमारे प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज होंगे? इस ग्राफ से हमें कहाँ पर प्रोडक्शन करना चाहिए, क्या ये शो करता है ग्राफ? बताओ, इस ग्राफ से क्या हमें कुछ आइडिया मिला है कि हमारे प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमाइज हो रहे हैं, हमें कितनी सेल करनी चाहिए? बताओ, साफ पता चल रहा है। अगर हम ओ एम आउटपुट को सेल करते हैं ना, ये देखो
अगर हम OM आउटपुट को सेल करते हैं, OM आउटपुट सेल करके हमें RS प्रॉफिट होगा, ठीक है, इतनी सेल से हमें इतना प्रॉफिट होगा। और यही तो हमें ब्रेक इवन एनालिसिस से पता चलता है कि हमें कितनी सेल करनी चाहिए कि हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। अब इस कंडीशन में फर्म को OM आउटपुट को बेचना चाहिए, तभी वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएगी। अगर वो OM1 आउटपुट को बेचती है यहाँ तक, तो यहाँ पर तो प्रॉफिट उसके जीरो है, और जीरो प्रॉफिट पे तो कोई नहीं काम करता। OM2 पर बेचती है तब भी प्रॉफिट जीरो है। तो उसको क्या करना चाहिए, उसको OM आउटपुट को सेल करना चाहिए ताकि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। इसकी जो आप व्याख्या करोगे ना, जो आप एनालिसिस लिखोगे जब पेपर में, एक ग्राफ होता है, जब हम एक डायग्राम को बनाते हैं ना, तो उसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं नीचे कि उसमें हो क्या रहा है डायग्राम में। तो आप उसको ऐसे ही बताओगे कि OM आउटपुट को बेचकर फर्म को RS प्रॉफिट मिलेगा। तो फर्म का जो सेल्स का लेवल है वो कितना होना चाहिए, OM होना चाहिए, ठीक है। यही इसके यूजेस हैं ब्रेक इवन पॉइंट के, कि इनसे हमें पता चल जाता है कि एक फर्म को कितनी बिक्री करनी चाहिए अपने प्रोडक्शन की, ठीक है। उसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ये आप पढ़ लेना ध्यान से। अब हम चलते हैं हमारी फर्स्ट यूनिट में। फर्स्ट यूनिट जिसमें था हमारा इकोनॉमिक्स का ही है पूरा, इकोनॉमिक्स होती क्या है। ये बहुत बड़ी यूनिट थी, इसलिए मैंने इसमें से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करवाया था। अब हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इसमें। हाँ जी, पहले तो आप ये बताइए कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था ना हमने, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर फिर उसी से रिलेटेड है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है भाई, बताओ। इतना इंपॉर्टेंट है ये तो, लॉ ऑफ डिमांड बताइए। पता नहीं आपको लॉ ऑफ डिमांड का? relationship between price and quantity demanded. रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। किसी वस्तु की कीमत, लॉ ऑफ डिमांड की जब बात आएगी ना, तब हम ये सेंटेंस जरूर लिखते हैं, अन्य बातें समान रहने पर, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, या सीट्रस पैरिबस, ठीक है। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा के बीच में पाया जाने वाला विपरीत संबंध, वो क्या है, आपका मांग का नियम है। इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप का मीनिंग क्या है कि कीमत के कम होने पर मांग बढ़ गई और कीमत के ज्यादा होने पर मांग कम हो गई, यानी उल्टा हो रहा है। जब कीमत कम थी तो मांग ज्यादा थी, अब कीमत ज्यादा हुई है तो मांग कम हुई है। इनवर्स रिलेशनशिप, कीमत और प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में पाया जाने वाला इनवर्स रिलेशनशिप क्या है, हमारा मांग का नियम है। और कंडीशन क्या है कि अन्य बातें समान रहें, यानी कि अदर थिंग्स शुड बी रिमेन। अदर थिंग्स में क्या आ जाता है, एक कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, उपभोक्ता की रुचि, ये समान रहनी चाहिए, वो टाइम के साथ बदल नहीं चाहिए, ठीक है। संबंधित वस्तु का प्राइस, रिलेटेड गुड्स का प्राइस, यानी मान लो मैं देख रही हूँ कि ऑरेंज की डिमांड में क्या चेंजेस आए, ठीक है, तो मैं ऑरेंज के प्राइस को ही देखूंगी, मैं अदर अदर जो गुड्स है ना, अदर कॉमोडिटीज हैं, मान लो एप्पल का क्या प्राइस है, मैं वो नहीं देखूंगी, उससे रिलेटेड जो गुड्स हैं उसका प्राइस कांस्टेंट मान के चलूंगी। मैं सिर्फ ऑरेंज के प्राइसेस में होने वाले, प्राइस और डिमांड में होने वाले चेंज को ही कंसीडर करूंगी। अदर जो गुड्स है उसका जो प्राइस है या डिमांड है उसको मैं कांस्टेंट मान लूंगी। ये अन्य बातें हैं ना जो उसमें आ जाता है अदर थिंग्स में, कि कंज्यूमर के टेस्ट भी आपके समान रहेंगे, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है। पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, संबंधित वस्तु की कीमत में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। और क्या आएगा इसमें, बताओ, और क्या आ सकता है अदर थिंग्स में? सिर्फ प्राइस का ही, प्राइस और मांगी गई किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा, इनके बीच में ही रिलेशनशिप देखना है, वही आपका मांग का नियम है। आज हम पढ़ेंगे कि मांग की लोच क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी, इलास्टिक, आप रेगुलर उसमें भी सुनते हो ना कि इलास्टिक है ये। इलास्टिक पता है ना क्या होता है, जिसको हम क्या करते हैं, ऐसे खींच के देख सकते हैं कितना वो इंक्रीज हुआ, और फिर वो अपना वही वापस वही साइज ले लेती है कोई चीज, जो चीज इलास्टिक होती है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड,
ठीक है, मांग का नियम था ना जो, उससे हमें ये पता चलता था कि कोई जो उपभोक्ता है, कोई कंज्यूमर है, वो किस चीज की डिमांड कितनी कीमत पर कर रहा है, ठीक है, कितने प्राइस पर उसने किसी कमोडिटी की डिमांड की है। पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है कि अगर प्राइस चेंज होता है तो कंज्यूमर की डिमांड में कितनी परसेंट चेंज आएगा। ये परसेंटेज को शो करता है। चेंज चेंज जो भी होगा ना, चाहे वो मांगी गई मात्रा में चेंज होगा या प्राइस में चेंज होगा, ये परसेंटेज को शो करेगा। मान लो अगर प्राइस में 10% की कमी हुई है, ठीक है, ऑरेंज का प्राइस है, उसमें 10% की कमी हुई है, 10% वो गिर गया, तो अगर उसकी मांग 20% बढ़ती है ना, ये आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। यानी कि प्राइस के 10% कम होने से उसकी गई उसकी किसी वस्तु की प्राइस के 10% कमी होने से उसकी मांगी गई मात्रा में जो 20% की वृद्धि हुई है, वो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ये रिस्पॉन्सिवनेस चेंज को शो करता है कि कितना चेंज आया, डिग्री ऑफ चेंज को बताता है। और मांग का नियम नहीं बताता था डिग्री ऑफ चेंज को। मांग का नियम तो जस्ट ये बता देता था कि एक प्राइस का किसी किसी गुड का प्राइस कम होने से उसकी डिमांड बढ़ गई है, ठीक है, या उसका प्राइस ज्यादा होने से उसकी डिमांड गिर गई है। पर कितनी गिरी है वो हमें कहाँ से पता चलेगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, यहां तक समझ में आया? हाँ जी, यस मैम। समझ में आया यहां तक? इलास्टिसिटी क्या बताएगी, चेंज को बताएगी, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। और मांग का नियम नहीं बताता, मांग का नियम सीधा बताएगा कि भाई ऑरेंज का प्राइस बढ़ा था, इस वजह से उसकी मांग कम हो गई। पर कितने परसेंट कम हुई हमें तो देखना है ना, कि कितनी परसेंट कमी आई है। आप देखते हो कि इन्फ्लेशन बढ़ गई, आज इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ रही है, ये कैसे पता चलता है कि महंगाई इंक्रीज हुई है? जब हम परसेंटेज में देखते हैं कि ऑरेंज का प्राइस कितना बढ़ा है, ठीक है, और ऑरेंज के प्राइस में कितना चेंज आया है। 2011 में अगर 20 रुपए किलो ऑरेंज थे, और अगर आज 50 रुपए किलो किलो है ऑरेंज, ठीक है, 50 रुपए केजी है ऑरेंज, तो कितना चेंज हुआ है, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, यही बताता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सबसे पहले आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, जो कि क्या, ये देखो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट है ना, ये मार्शल ने दिया था। ये लिखना है आपने पेपर में, किसका कंसेप्ट है ये, मार्शल। मार्शल एक फेमस इकोनॉमिस्ट है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट मार्शल ने दिया था। प्राइस इलास्टिसिटी का क्या मीनिंग है कि जब हम प्राइस में चेंज होने से मांगी गई मात्रा में चेंज को मापते हैं ना, कि कितने परसेंट चेंज आया, वो आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। आपने ये फॉर्मूला लिखना है, ये वाला पेपर में। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत जरूर लगाना है, ठीक है, डिवाइड में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, सॉरी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिवाइड में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये आपका होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी कैसी हो सकती है, वो आपकी एक से ज्यादा भी हो सकती है, एक से कम भी हो सकती है, आपकी वो क्या होती है, जीरो भी हो सकती है और इन्फिनिटी भी हो सकती है, ठीक है। अब आता है ये यूनिटी इलास्टी। यूनिटी इलास्टी का मीनिंग है इकाई लोच, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे इकाई लोच। इसका क्या मतलब है, यानी कि जितना कीमत में परिवर्तन आया है, अगर उतने ही परसेंट मांग में परिवर्तन आता है, तो वो आपकी क्या है, इकाई लोच है, वो आपकी यूनिटी इलास्टी है, ठीक है, यूनिटी इलास्टिसिटी है। मान लो अगर 10% ऑरेंज का प्राइस कम हुआ है, ठीक है, और 10% से ही ऑरेंज की डिमांड भी बढ़ जाए, इक्वल चेंज है, 10% प्राइस कम हुआ था, 10% ही डिमांड बढ़ी है, समान ही परिवर्तन हुआ है दोनों में, ठीक है, तो वो क्या है, आपकी इकाई लोच है। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो ये 5 डिग्री आती है डिमांड की, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, या तो आप इसको स्केल लेके कर सकते हो, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है, क्वांटिटी है, और यहाँ पर हमारा प्राइस है। सबसे पहले यही लिखना होता है जब भी ड्रॉ करते हो, कि ले क्या रहे हो आप, ओ एक्सिस पे, ओ वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि जितना मेरे प्राइस में चेंज आया है, उतना ही डिमांड में चेंज आएगा। मान लो ये शुरू की क्वांटिटी है पी क्यू, अब 10% आपकी क्या होती है, ऑरेंज का प्राइस बढ़ जाता है 10%,
और मांग में भी कितना चेंज आएगा, सिर्फ 10%, इक्वल चेंज आएगा। ठीक है, ये प्राइस बढ़ा, इतनी ही डिमांड बढ़ी। ये देखो, ये दोनों पार्ट सेम नहीं है, इक्वल नहीं है दोनों। मैंने इस हिसाब से बनाया कि इक्वल लगे। P1 प्राइस हो गया क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुआ है, और ये आपकी क्वांटिटी, प्राइस के इंक्रीज होने से आपकी क्वांटिटी कम हुई है, बट जो दोनों में चेंज है ना वो समान है। ठीक है, एक सेकेंड, ये आपका बन जाएगा, अगर आप इन पॉइंट्स को मिला दोगे ऐसे, ये आपका बन गया यूनिटरी इलास्टिसिटी। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी, समझ में आया बच्चों? यस मैम। ठीक है, ये ग्राफ आपने बनाने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला। अब एग्जामिनर का देखो, जो फर्स्ट यूनिट है ना वो बहुत ज्यादा वाइड है, उसमें से हमें नहीं पता एग्जामिनर क्या पूछ ले। फिर भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताए हैं। जैसे पहले लॉ ऑफ डिमांड करवाया था, आज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करवा रही हूँ। ठीक है, अब आता है सेकंड, प्राइस इलास्टिसिटी का ही पार्ट है ये, कि प्राइस इलास्टिसिटी आपकी इकाई के बराबर भी हो सकती है, इकाई से कम भी हो सकती है, यानी कि वस्तु की मांग की जो मांगी गई मात्रा है उसमें आने वाला परिवर्तन इकाई के बराबर भी हो सकता है, इकाई से कम हो सकता है, ठीक है, इकाई से ज्यादा भी हो सकता है। अब आता है कि इकाई से अधिक, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, देखो मीनिंग में, ग्रेटर देन यूनिटी, यानी कि जब जितना प्राइस में चेंज आया है ना, मान लो आपके प्राइस 10%, जो ऑरेंज का प्राइस है, संतरे की जो कीमत है वो 10% से इंक्रीज हुई, बट जो उसकी डिमांड थी ना वो 40% से डिक्रीज हुई, यानी जितना प्राइस बढ़ा था ना उससे अधिक मांगी गई मात्रा में परिवर्तन आया है। इसको क्या बोलेंगे हम, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी। मैं इसको बना के दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, मान लो ये हमारा इनिशियल प्राइस है, प्राइस और क्वांटिटी है। ठीक है, ये P है, यहाँ पर Q है, क्वांटिटी डिमांडेड। ये हमारा इनिशियल है PQ। अब मान लो कि आपका जो प्राइस है बढ़ जाता है, संतरे का, ऑरेंज का प्राइस बढ़ा, बट जो डिमांड है ना वो उससे ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, या आप कह सकते हो कि प्राइस कम हो जाता है, प्राइस कम होगा, प्राइस जितना प्राइस कम होगा ना डिमांड उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मान लो प्राइस इतना कम हुआ, एक सेकंड, देखिए तो बनाना भी टफ है यहाँ पे, ये फिर भी मैं दिखा देती हूँ ताकि आपको पता लगता रहे। प्राइस इतना हुआ चेंज और क्वांटिटी आपकी इतनी चेंज हो गई, देख रहे हो डिफरेंस? प्राइस तो इतना कम हुआ, ठीक है, प्राइस कितना कम हुआ, P1, ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन देखो कितना कम है, और ये देखो कितना ज्यादा है। यानी प्राइस में तो थोड़ी सी कमी हुई, पर डिमांड में उससे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, उससे अधिक परिवर्तन हुआ है डिमांड में। ये है आपका इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी। मैं आपको इतना आराम से ना डीपली इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि अभी अभी आपने +2 पास की है, तो आपको इतना नहीं पता होगा। अगर ग्रेजुएशन में होते ना, आप मान लो आप BE के स्टूडेंट हो और MA में भी आता है, ये MA में इसका एडवांस वर्जन आता है, फिर मैं आपको इतना डीपली नहीं बताती, ना मैं आपको ग्राफ बना के दिखाती। वो तो अभी अभी आपने +2 की है तो आपको इतनी नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा मतलब आराम से और ध्यान से ये समझा रही हूँ ताकि आप ये ग्राफ बना के देख लें और ये कंसेप्ट क्लियर। अगर किसी ने आगे इकोनॉमिक्स में ही जाना है, किसी ने MA इकोनॉमिक्स करनी है या MSc इकोनॉमिक्स करनी है, तो उसके लिए ये बेस क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है अभी से। अगर ग्रेजुएशन में बेस क्लियर कर लोगे तो आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी कंसेप्ट समझने में। ठीक है, ये है आपकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी। इकाई लोच क्या होती है, जितना कीमत में परिवर्तन आया उतना ही मांगी गई मात्रा में परिवर्तन आए, सेम चेंज। ठीक है, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी, इकाई से अधिक लोच क्या होती है कि कीमत में जितना परिवर्तन आया है ना उससे अधिक मात्रा में मांग बढ़ जाए, वो है आपकी इकाई से अधिक। और अब इकाई से कम क्या होगा बताओ, इकाई से कम इसका उल्टा हो जाएगा इकाई से अधिक का, यानी कि जब जितना आपका कीमत में परिवर्तन हुआ है ना मांगी गई मात्रा में उससे भी कम परिवर्तन हुआ है। यानी ये ग्राफ मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। मान लो ये प्राइस है PQ इनिशियली, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि कीमत में होने वाला परिवर्तन मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन से ज्यादा होता है। ये आपका प्राइस में इतना चेंज मैंने दिखा दिया, और ये आपकी क्वांटिटी है, क्वांटिटी डिमांडेड है।
अब आप देखो प्राइस में तो इतना चेंज हुआ है और डिमांड कितनी बड़ी है, सिर्फ इतनी थोड़ी सी पड़ी है। ये है आपका इकाई से कम लोच। जब मांगी गई मात्रा में होने वाला परिवर्तन कीमत में होने वाले परिवर्तन से कम होता है तो हम उसे मांग की लोच, तब मांग की लोच कैसी होती है, इकाई से कम होती है। ठीक है। और जीरो इलास्टिसिटी क्या होती है? जीरो इलास्टिसिटी का मीनिंग है कि जब प्राइस में चेंज आता जाएगा पर आपकी डिमांड में मांगी गई मात्रा में कोई चेंज नहीं आएगा। सिंपल है। ऐसे स्ट्रेट खड़ी हुई हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी वर्टिकल लाइन बनाओ। ठीक है। ये आपका क्यू है, ये आपका पी है, प्राइस है यहाँ पर। अब क्या होगा, चाहे आप प्राइस इतना कर लो चाहे इतना कर लो, चाहे आप प्राइस को कम कर लो चाहे आप प्राइस को ज्यादा कर लो, मांगी गई मात्रा ओ क्यू तो सेम रहेगी। ठीक है। तो इस पॉइंट पर आपकी प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होगी, जीरो। यहाँ पर जब प्राइस इलास्टिसिटी जीरो होती है तो क्या होता है, आपकी जो कर्व है, जो आपका डिमांड कर्व है, वो आपका वर्टिकल होता है, ऐसे खड़ी हुई लाइन होती है। ठीक है। अब आता है कि इन्फिनिटी क्या होती है फिर। प्राइस जो इलास्टिसिटी है, जो डिमांड इलास्टिसिटी है सॉरी, वो इन्फिनिटी कैसे होती है? इन्फिनिटी होगी आपकी जब वो ओ एक्सिस के जो है समानांतर होगी, पैरेलल होगी, जो वो ऐसी। ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपका प्राइस तो सेम रहेगा बट क्वांटिटी में इतना ज्यादा, यानी आप अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज करते हो ना तो क्वांटिटी इतनी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, उसमें इतना इतना चेंज हो जाएगा ना। एक टाइप से आप कह सकते हो कि चेंज है जो वो इनफाइनाइट होगा, जिसकी कोई सीमा ही नहीं होगी चेंज होने की। समझ रहे हो? अनंत चेंज होगा उसके अंदर। प्राइस आप चाहे, ये प्राइस है आपका, इस प्राइस पर आप कितनी भी क्वांटिटी खरीद सकते हो, इतनी ले लो इतनी ले लो, प्राइस आपका सेम है। आपकी क्वांटिटी ही बढ़ती जाएगी बट प्राइस आपका सेम रहेगा। और जीरो इलास्टिसिटी में क्या था, जीरो इलास्टिसिटी में आपकी क्वांटिटी क्वांटिटी सेम रहेगी, प्राइस बढ़ता जाएगा। ठीक है। ऐसे करके प्राइस आपका इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, पर आप ओ क्यू ही खरीद पाओगे। और इनफाइनाइट है जो इलास्टिसिटी, इन्फिनिटी है, उसमें क्या है, आपका प्राइस सेम रहेगा बट आप उसी प्राइस पर कितनी भी मात्रा खरीद सकते हो। मान लो 5 रुपए की, 5 रुपए है किसी आइसक्रीम का प्राइस, तो आप 5 रुपए पर मतलब 5 रुपए में आप जितनी मर्जी आइसक्रीम ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है कि आपने कितनी लेनी है, उसकी क्वांटिटी अनलिमिटेड है। समझ रहे हो? समझ में आया यहाँ तक? हाँ जी। यस मैम। ठीक है। अब देखो मैंने बहुत अच्छे से समझाया, मेरा तो गला भी दर्द करने लग गया भाई। एक ही चीज को रिपीट कर 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 करके बार बार। तो मैंने तो बहुत सही समझाया, अब आपके ऊपर है, प्लीज इसको रिवाइज कर लिया करो, जो भी बताते हैं ना आपको प्लीज इसको रिवाइज किया करो बाद में। पीडीएफ अवेलेबल है GGUST की साइट पर चले जाना, ggust.ddE डिस्टेंस एजुकेशन, वहां पर ये पीडीएफ अवेलेबल है हिंदी वालों के लिए। और इंग्लिश वालों के लिए तो भाई बुक्स भी है मार्केट में, TR जैन खरीद लो, इतनी फेमस बुक है, कॉलेज में वही पढ़ते हैं। और अगर आपको बेस्ट बुक पढ़नी है ना इकोनॉमिक्स में अगर आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, एक होता है कि ऐसे ही ले पढ़ रहे हैं, अभी क्लासेस लगा रहे हैं कि हम पास हो जाएं, एक ये है कि मुझे इसी में करियर बनाना है, तो आप एक कोत्सियानी की बुक आती है, उसका पीडीएफ भी है, ऑनलाइन पीडीएफ भी है, मेरे पास भी अवेलेबल है, मैं आपको शेयर कर दूंगी। कोत्सियानी की बुक है, इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छी बुक है, अगर आप उससे करोगे, नोट्स बनाओगे, तब भी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। अब है हमारे पास कि मांग की जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, हम उसको मापेंगे कैसे। पहले तो हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा है कि क्या दिखाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चेंज को शो करता है कि कितने परसेंट चेंज हुआ। फिर उसके बाद हमने बात की कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, जो क्या बोलेंगे इसको, मांग की कीमत लोच क्या होती है, अगर हिंदी में बात करें क्या होगी कि प्राइस में चेंज होने से मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन आया है, वो है आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब उस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की ना 5 डिग्रीज है। यूनिटरी इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी, इकाई से कम लोच, शून्य लोच मांग, जीरो इलास्टिसिटी, और इन्फिनिटी इलास्टिसिटी, ये डिग्रीज हैं प्राइस इलास्टिसिटी की। अब आते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी को मापे कैसे, मेजर कैसे करें। आप तो कह रहे हो कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन आने से उसकी मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन होगा, ये प्राइस इलास्टिसिटी है, पर कैसे पता चलेगा कि कितना चेंज आया है। ठीक है। इसको मापने की ये 4 विधियां हैं, 4 मेथड हैं। सबसे पहले परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में आप सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला,
ये फॉर्मूला अगर उसमें लिखोगे आप कि परसेंटेज मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको अगर आप कैलकुलेशन दिखा देते हो तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप पेपर में ये क्वेश्चन आता है और आप फॉर्मूला भी लिख देते हो ना, तब भी इसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, कैसे होता है ये? Q1 क्या है इसमें? Q1 माइनस Q डिवाइड में Q। Q1 क्या है? यहाँ पर मांगी गई मात्रा जो परिवर्तित हुई है ना, जो चेंज आया है, वो Q1 है। और Q क्या है यहाँ पर? Q ये है हमारी इनिशियल मांग कि शुरू में क्या थी। ठीक है, डिवाइड में फिर दोबारा से हमारी इनिशियल मांग और इनटू 100। ऐसे ही ये हमारा P1 क्या है? जो प्राइस चेंज हुआ है। ठीक है, और P1 माइनस P क्या है? जो शुरू में प्राइस था। मान लो 5 रुपए था पहले किसी आइसक्रीम का प्राइस, उसको मान लेंगे P। अब वो बढ़ के 10 हो गया, उसको मान लेंगे P1। ठीक है, ऐसे ही मैं 5 रुपए पे पहले खरीद रही थी 20 आइसक्रीम। ठीक है, अब मैं प्राइस बढ़ा है। ठीक है, मैं खरीद रही हूँ मान लो 10 आइसक्रीम। तो 10 आइसक्रीम क्या है मेरी? पहले तो 20 खरीदी, तो वो तो है Q, इनिशियल Q। और उसके बाद जब प्राइस बढ़ गया तो मैंने खरीद ली 10, तो वो है Q1। ठीक है, Q1 माइनस Q डिवाइड में Q इंटू 100। आप सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, देखो मेन फॉर्मूला ड्राइव तो ये ऐसे होगा, Q1 माइनस Q डिवाइड में Q इंटू 100, P1 माइनस P डिवाइड में P इंटू 100। ठीक है, बट जो मेन फॉर्मूला है वो है ये फॉर्मूला लिखना है पेपर में, चेंज Q। ठीक है, चेंज Q माइनस सॉरी डिवाइड बाय चेंज P इंटू P बाय Q। ठीक है, P डिवाइड बाय Q, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्राइस एंड क्वांटिटी। ऐसे आप परसेंटेज मेथड से प्राइस इलास्टिसिटी को निकाल सकते हो। पेपर में ये लिख देना, ये भी सफिशिएंट है। ठीक है, अगर ऐसे कैलकुलेट करके दिखाना है ना, जैसे ये दिखा रखा है, तो आप ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हो इसी फॉर्मूला से। कैलकुलेशन भी आ जाती है, पर आपका बेसिक है, बेसिक बीए है आपकी, रेगुलर बीए है, तो इतना नहीं आएगा। ये जो कैलकुलेशन वगैरह है ना, ये बीए ऑनर्स में करते हैं बच्चे, जिनकी इकोनॉमिक्स से बीए ऑनर्स है ना, वो करते हैं इतना। ये है आपकी पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकंड मेथड है, फर्स्ट मेथड है परसेंटेज मेथड, सेकंड मेथड है आपके पास कैलकुलेट करने का पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की बिंदु लोच। ये डिमांड कर्व है, देखो ये डिमांड कर्व, इस डिमांड कर्व पर, ठीक है, चाहे आप यहाँ माप लो या यहाँ माप लो, इस पर हम कैसे डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करें? ये होती है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड कर्व के किसी भी बिंदु पर कीमत लोच को मापना, चाहे तो यहाँ माप लो चाहे यहाँ माप लो। ठीक है, इस पॉइंट पर मान लो ये ए पॉइंट है, ये वाला, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है। तो इन बिंदुओं पर कौन मांग की लोच क्या है? यहाँ पर इलास्टिसिटी मतलब जो मांग की लोच है वो इकाई के बराबर है, इकाई से अधिक है, वो हमें पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता चलता है इस मेथड से। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है आपके पास ये लिख देना, लोअर सेगमेंट डिवाइड में अपर सेगमेंट। मुझे जिस भी पॉइंट पर इलास्टिसिटी निकालनी है, मैं क्या करूंगी, वहां से कैलकुलेशन कर लूंगी। देखो मुझे यहाँ मेजर करनी है, इस पॉइंट पर, ये मिडिल का पॉइंट है, यहाँ मेजर करनी है कि क्या है पॉइंट इलास्टिसिटी। तो इसने बोला है लोअर सेगमेंट डिवाइड में अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट का मीनिंग है ये हिस्सा, इस पॉइंट से नीचे का हिस्सा। ठीक है, और अपर सेगमेंट है इस पॉइंट से ऊपर, समझ रहे हो? इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है ना ब्लैक कलर का, इस पॉइंट से ऊपर है अपर सेगमेंट और इससे नीचे है लोअर सेगमेंट। अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं, अपर सेगमेंट सॉरी लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, तो मेरे पास जो डिमांड है वो क्या आ जाएगी? यूनिटरी इलास्टिसिटी, यानी कि इकाई के बराबर। ये कैलकुलेशन होती है यहाँ पर, जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या है? इकाई के बराबर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना जो, वो इकाई के बराबर है। और वैसे तो कॉमन सेंस की बात है, देखो मैंने बीच में ही लगाया है ये डॉट ना, मैंने बीच में लगाया है। मैंने ऐसे बना दिया कि आधा पार्ट इधर रह जाए आधा इधर, इक्वली डिवाइड किया है। और जब इक्वली डिवाइड होगा यानी समान चेंज होगा दोनों साइड, तो क्या होगी आपकी डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी इक्वल होगी। ठीक है, ये देखो इस ग्राफ में देखो, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे ये यूनिटरी इलास्टिसिटी है, यहाँ पर इकाई के बराबर है, यहाँ इकाई से कम है,
यानी कि जितना प्राइस में चेंज हुआ डिमांड में उससे कम चेंज हुआ। ये इकाई से ज्यादा है, यानी जितना प्राइस में चेंज हुआ ना डिमांड में उससे ज्यादा चेंज हुआ है। और ये आपकी इनफाइनाइट है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी डिमांड जो है वो 0 है, 0 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है। समझ में आया? हाँ जी। यस मैम। कुछ पूछना हो भाई किसी को यहाँ तक? देख लो किसी को कुछ क्वेरी हो किसी की, कोई बता दो, मैं बता दूंगी अभी। और प्लीज इसको बनाकर देख लिया करो। चलो नेक्स्ट उस पे चलते हैं। एक होता है कि अगर नॉन लीनियर है डिमांड कर्व, तब कैसे हम पता करेंगे? लीनियर में तो बता दिया, लीनियर तो ये है सीधी स्ट्रेट लाइन, ये लीनियर है। ये कह रहे हैं कि अगर ना लीनियर हो, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो, मान लो ऐसे हो, ये डिमांड कर्व है मेरा, इंडिफरेंस कर्व जैसा। फिर कैसे करेंगे इसको मेजर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है। फिर ये क्या बोलते हैं कि जहां पर ना ये टच करेगा पॉइंट, ठीक है, वहां पर हम क्या करेंगे, उस पार्ट को बांट लेंगे, लोअर सेगमेंट डिवाइड में अपर सेगमेंट। वही फॉर्मूला पिछले वाला, जहां पर ये टच करेगा ना नॉन लीनियर डिमांड कर्व को, सॉरी लीनियर डिमांड कर्व को, नॉन लीनियर डिमांड कर्व जहां पर टच करेगा, बस वहीं पे आप मेजर कर सकते हो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे पी पॉइंट है, यहाँ पर टच किया इसको, तो यहाँ पर क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इकाई के बराबर है, क्योंकि मिडल में टच किया है बिल्कुल ही, ठीक है। फॉर्मूला ये लगा सकते हो, लोअर सेगमेंट डिवाइड में अपर सेगमेंट। इतना टफ नहीं है ये चैप्टर, सिंपल बताना है कि अगर डिमांड का नॉन लीनियर है तो कैसे मेजर करेंगे, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। अगर लीनियर है, सीधी खड़ी रेखा है, तो कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। अब आते हैं कि आर्क इलास्टिसिटी, ये भी मेथड है। मेथड पढ़ रहे हैं हम प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के। सबसे पहले मेथड था परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड है ये, जिससे हम कैसे निकालते हैं, चेंज क्यू ओवर चेंज पी इंटू पी ओवर क्यू, ठीक है। फिर नेक्स्ट मेथड था हमारे पास पॉइंट इलास्टिसिटी, कि किसी भी पॉइंट पर डिमांड करके किसी भी पॉइंट पर इलास्टिसिटी मापनी हो, क्या करना है, सीधी रेखा लाइन लेनी है ऐसे और फॉर्मूला लगा देना है, अपर सेगमेंट डिवाइड में लोअर सेगमेंट, इससे पता चल जाता है। फिर आते हैं कि चलो ठीक है, डिमांड कर्व आपकी सीधी लाइन थी, अगर आड़ी टेढ़ी लाइन हो ऐसे, तो कैसे करेंगे मेजर इसको? क्या कहोगे आप कि सीधी लाइन है ना, जो स्ट्रेट लाइन है, जो लीनियर डिमांड कर्व है, अगर उसको नॉन लीनियर डिमांड कर्व ऐसे टच कर दे, जिस पॉइंट पे वो टच करेगा वहां पर आपकी इलास्टिसिटी मेजर हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है आर्क इलास्टिसिटी। आर्क इलास्टिसिटी क्या बताती है, दो डिमांड कर्व, जो दो पार्ट है ना, जो दो पॉइंट है डिमांड कर्व पर, उनके बीच का जो पार्ट है उसको आर्क इलास्टिसिटी शो करती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये डिमांड कर्व है मेरा, ऐसे बनाया, ठीक है। ये मेरा डिमांड कर्व है। आर्क इलास्टिसिटी क्या दिखाएगी, ये आर्क इलास्टिसिटी है, ठीक है। ए यहां तक, ये ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है यहाँ पर। तो आर्क इलास्टिसिटी कितनी है मेरी, इन दोनों के बीच का जो गैप है ये आपकी आर्क इलास्टिसिटी है। सिंपल बनाना है, पहले डिमांड कर्व बनाओ, नॉन लीनियर टेढ़ी सी रेखा, ठीक है। फिर ऐसे प्राइस और क्यू क्वांटिटी लो, फिर ऐसे चेंज कर दो। आर्क इलास्टिसिटी क्या है इसमें, इन दोनों पॉइंट्स के, मान लो ये ए पॉइंट है ये वाला, और ये बी पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है ये वाला, ये आपकी आर्क इलास्टिसिटी है। समझ में आया यहाँ तक बच्चों? हाँ जी। मैम ये वापस से रिपीट करना। आर्क इलास्टिसिटी, यस मैम। आर्क इलास्टिसिटी दो पॉइंट्स के बीच की जो इलास्टिसिटी होती है ना, उनको मेजर करता है, प्राइस इलास्टिसिटी को, ठीक है। कैसे बनाएंगे, देखो एक सेकेंड में डार्क ले लेती हूँ। ये मेरा डिमांड कर्व है, टेढ़ा, ठीक है, लीनियर नहीं है, सीधी खड़ी रेखा नहीं है, ऐसे है। वैसे तो देखो डिमांड कर्व सीधी खड़ी रेखा होता है, ऐसे होता है डिमांड कर्व, ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये डिमांड कर्व होता है आपका, ये स्लोप है इसका, नीचे की ओर गिरता हुआ लेफ्ट टू राइट। क्यों गिरता है, क्योंकि जो इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में, इस वजह से ये ऐसे डिमांड कर्व गिरता हुआ होता है। तो ये मेरा इस साइड क्या है, नॉन लीनियर है, टेढ़ी रेखा है,
मैं क्या करूंगी, पहले प्राइस और क्वांटिटी ड्रॉ करूंगी, ठीक है। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। अब क्या होता है कि प्राइस कम हो जाता है, प्राइस कम होने से क्या होगा, प्राइस के कम होने से डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। ये मैंने प्राइस कम किया, डिमांड आपकी बढ़ गई। पहले क्यू थी डिमांड, अब Q1 हो गई इस पॉइंट पर, ठीक है। इनके जो बीच का हिस्सा है, इन दोनों में जितना चेंज आया है ना, ये चेंज है जो, ये आपकी आर्क इलास्टिसिटी है। समझ में आया? दो पॉइंट्स यस के बीच का चेंज है जो, ठीक है। ये जो प्राइस के कम होने से डिमांड में जो चेंज आया ना, ये 2 पॉइंट है जो आप पहले ये इस पॉइंट पर थे। इसमें देखो ग्राफ में, आप पहले ए पॉइंट पर थे, अब आप सी पॉइंट पर चले गए हो। इनके बीच में जो ये चेंज आया है, ये आर्क इलास्टिसिटी है, ठीक है। यस मैम। ओके, अब करते हैं रेवेन्यू मेथड। थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ क्योंकि आज ज्यादा हो जाएगा ये फिर। रेवेन्यू मेथड, चलो ओवरव्यू दे देती हूँ। प्राइस, जो प्राइस इलास्टिसिटी थी उसको मेजर करने के मेथड है परसेंटेज मेथड, ठीक है। 4-5 मेथड है, एक सेकंड शुरू से खोलते हैं उसको। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये तो इसकी डिग्रीज है, यूनिटरी, इकाई से कम, इकाई से ज्यादा, जीरो इलास्टिसिटी, ये है डिग्रीज। मापने की विधियां कौन सी है, ये, ठीक है। ये सारी विधियां हैं इसको मेजर करने की। अब हमारे पास ना रेवेन्यू मेथड आता है। एक सेकेंड, रेवेन्यू मेथड सिंपल है। रेवेन्यू का यूज करके जब हम इलास्टिसिटी को मेजर करेंगे, फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तो ये है, ए आर डिवाइड में ए आर माइनस एम आर, एवरेज रेवेन्यू डिवाइड बाय एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। अगर आप ये फॉर्मूला लगा देते हो तो इससे भी क्या है, आप प्राइस इलास्टिसिटी को निकाल सकते हो। और एक है लोअर सेगमेंट डिवाइड में अपर सेगमेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये फॉर्मूला मेन है, ए आर डिवाइड में ए आर माइनस एम आर, ठीक है। ये आपका ए आर है, ये एम आर कर्व है। बनेगा कैसे, पहले बनाएंगे ए आर जो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, फिर बनाएंगे एम आर जो नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव इन द सेंस, ये ओ एक्सिस है ना जो, इससे भी नीचे चला गया, देखो यहाँ पे, इससे नीचे जाते हैं ना अगर हम, तो ये नेगेटिविटी को शो करता है यहाँ पे। अगर इससे हम नीचे जा रहे हैं, इससे नीचे यहाँ, ये देखो ये नेगेटिव होता है, ठीक है। इसका जो डिफरेंस है इन दोनों का, ए आर माइनस, सॉरी, ए आर डिवाइड में ए आर माइनस एम आर, ये आपका प्राइस इलास्टिसिटी को शो करता है। बनाओगे कैसे, इस ग्राफ को ऐसे बना दोगे आप, ठीक है। ये मर्जी है आपकी, बताना है चाहे तो 2 पॉइंट्स में बता दो, क्योंकि मेथड बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अगर मेथड आ जाता है ना तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, और फिर आपके ऊपर है कि आप उसको कितना शॉर्ट लिख सकते हो क्वेश्चन को, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है, 3 घंटे ही तो होते हैं, उसमें 4-5 क्वेश्चन करने होते हैं 3 घंटे में। तो चलो भाई सेकंड पढ़ते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। लास्ट मेथड है ये प्राइस इलास्टिसिटी को निकालने का, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इस पे तो अकेले में क्वेश्चन बनता है एक अलग से, एक तो यही है, एक पूरा क्वेश्चन तो ये बनता है कि मांग की कीमत लोच क्या होती है, इसे मापने की कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है। एक ये बनता है कि मांग की कीमत लोच क्या होती है, और इसको मापने की कुल व्यय विधि, इसको डिस्क्राइब करो। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को डिफाइन करो कि आप कैसे इससे मेजर करोगे मांग की कीमत लोच को, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। ये दिया है आपका मार्शल ने, डॉक्टर मार्शल, फेमस इकोनॉमिस्ट। वैसे तो पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, वो मार्शल ने दिया, बट टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में ज्यादा नाम आता है मार्शल का, ठीक है। कुल व्यय विधि हमें क्या बताती है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस पर किए जाने वाला खर्च किस दिशा में परिवर्तित हुआ है। समझ रहे हो, किसी कोमोडिटी का अगर प्राइस चेंज होता है, उसके प्राइस चेंज होने से उस पर जो हम खर्च कर रहे हैं ना, जो हम एक्सपेंडिचर किया है हमने, वो कितना परसेंट, मतलब किस दिशा में कितना वो चेंज हुआ है, ये हमें टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से पता चलता है, ठीक है। कुल व्यय में कितना परिवर्तन हुआ है। आप मान लो आप पहले ऑरेंज, मैं पहले बताती हूँ कि ऑरेंज खरीद रहे हो आप, पहले आप 50 रुपए किलो ऑरेंज खरीद रहे हो,
उसकी कीमत बढ़ गई। ठीक है, आपका बजट तो 50 रुपए ही है, पर ऑरेंज बढ़ के 100 रुपए किलो हो गए। अब 50 रुपए तो और बढ़ गए, आपका बजट 50 है, आपके पास तो 100 रुपए नहीं है। तो अब क्या होगा, आपका एक्सपेंडिचर करने का तरीका चेंज होगा उस गुड्स पर। ठीक है, आप चाहो तो उस ऑरेंज को खरीद भी सकते हो, 100 रुपए किलो है। आप क्या करोगे, आपके पास तो अभी 50 रुपए है, अब आप आधा किलो खरीदोगे, पहले आप 50 रुपए की किलो खरीद रहे थे। ठीक है, तो यानी कि किसी कॉमोडिटी का प्राइस चेंज होने से जो हम पहले टोटल एक्सपेंडिचर उसमें उस पर कर रहे थे ना, उसमें जो परिवर्तन आएगा, वो परिवर्तन किस दिशा में होगा, कितने परसेंट चेंज हुआ हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में, वो क्या बताता है हमें, वही टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हमें बताता है। ठीक है, अब इसको डिफाइन करना है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को। चलो ये मैं आपको कल करवाती हूँ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अभी मैं आपको लिंक शेयर करती हूँ अटेंडेंस का, ये लंबा है मेथड और इसमें ग्राफ भी है, इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको समझाना पड़ेगा। एक सेकेंड बस, मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ, ये कल करेंगे। जी मैम, जो इंग्लिश की बुक बताई दोबारा बताना मेरे को। और एक तो ना बच्चे, आप रोज नहीं क्लास लगाते हो, कभी 2 स्टूडेंट्स मिलते हैं, कभी 7-8 आ जाते हैं एकदम से, पता नहीं क्या होता है। क्या मतलब कोई भूत सा सवार होता है क्या आपके ऊपर कि आज क्लास लगानी है, आज सब चलते हैं, किसी किसी दिन 1-2 स्टूडेंट ही दिखेंगे। ये लिंक शेयर कर दिया बच्चे मैंने, इसको फिल कर देना। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो? हाँ जी, पूछना है किसी को कुछ? मैम इंग्लिश की बुक कौन सी बताई थी मैम? बुक का क्या नाम, कह रहे हो? जो बुक का नाम बताया था मैम, रिपीट करना। इंग्लिश में देखो, एक तो फेमस है TR जैन, ठीक है, उसको तो सारे पढ़ते हैं कॉलेज लेवल पर, वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में मिल जाएगी। मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, वो आपकी इच्छा है, उसको लेना है। एक है स्टैंडर्ड बुक है इकोनॉमिक्स में, कोत्सियानी, कोत्सियानी राइटर है ये। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपकी जो ये सिलेबस है ना, उसके नीचे रेफरेंस में दे रखा होगा सिलेबस की। आपने हार्ड कॉपी निकलवा रखी होगी या सॉफ्ट कॉपी ले रहे होंगे आप सिलेबस की? सिलेबस जी तो मैम। होगा ना, यस मैम। उसके नीचे रेफरेंस देखो, सिलेबस के नीचे रेफरेंस में कोत्सियानी, KOUT ऐसे करके कुछ है स्पेलिंग की ना, उसका जो स्पेलिंग है, कोत्सियानी की बुक है। ठीक है, वो देख लेना आप। ठीक है। और मैं इसका शेयर कर दूंगी आपको PDF, मेरे पास हार्ड कॉपी, सॉरी सॉफ्ट कॉपी है कोत्सियानी की बुक की, हार्ड कॉपी है GGST की लाइब्रेरी में, यहाँ मिल जाएगी। अगर कोई आपका नॉन पढ़ता हो तो आप हार्ड कॉपी, ये बुक इशू करवा कर फोटो कॉपी करवा सकते हो और बाद में रिटर्न कर देना फिर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं।